है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और मंडे से मिक्सचर एक्सटी होगी, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने कम से कम 25 पंचे 125। अब जानो 25 एसटी क्वेश्चन में लगभग 125 क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो गया। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, एक कॉपी में सब लिख डालना, याद कर डालना। अभी हम एक टेस्ट कराएंगे वन लाइनर वाला। ठीक है, वन लाइनर वाला टेस्ट कराएंगे, इसमें वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो भी हम करवाएंगे। टाइम ना वेस्ट करते, अपनी एसटी स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर इसका बताइए। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता क्या होगी? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? जल्दी बताइए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर? आ गया होगा सबका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग के कमेंट में आंसर पहुंच गए होंगे, सभी लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? आंसर हो गया बेटा इनफाइनाइट। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता इनफाइनाइट होती है। और इसकी जगह अगर हम अमीटर कर दें, देखिए अगर आदर्श अमीटर का लिया जाए, देखो दो क्वेश्चन है, आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0 और आइडियल वोल्टमीटर का होता है इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। वोल्टमीटर को यूज किया जाता है किसमें? समांतर क्रम में। और अमीटर का क्वेश्चन आ जाए तो अमीटर को सीरीज में यूज किया जाता है। ये दो क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके साथ अगल बगल के क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आपके सामने आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, इसका आंसर बताइए जल्दी आपके सामने। मेरा वाला फोन लाओ, ओके तो साइलेंट करके देना। अगला क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले तार को समान लंबाई के एन टुकड़ों में काटा गया। एक आर प्रतिरोध के, देखिए ये क्वेश्चन आपका है कि आर प्रतिरोध वाला तार है, इसके तुमने एन टुकड़े किए। तो जब एन टुकड़े किए आपने, एन भागों में काट दिया, तो एक पहले आर बाई एन का हो गया, मतलब आर बाई एन के टुकड़े हो गए, आर बाई एन के हो गए। ठीक है, ये एन टुकड़े हैं आर बाई के। अब इन टुकड़ों उठा के समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, मतलब आर बाई एन को तुम पैरेलल जोड़ते जा रहे हो। ठीक है, कितने टुकड़े हैं? ऐसे एन टुकड़े हैं। ऐसे टोटल टुकड़े कितने हैं? एन टुकड़े हैं। ऐसे टोटल टुकड़े कितने हैं बेटा? एन टुकड़े हैं। जब आर बाई एन के एन टुकड़े हैं, जैसे अगर सपोज हम ये कहते हैं ऐसे आर ओम के एन टुकड़े होते थे तो हमारा आंसर आता था आर बाई एन। लेकिन आर बाई एन के एन टुकड़े, तो आर की जगह आर बाई एन डिवाइड बाई एन, आर बटे एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां पे आर बटे एन स्क्वायर, जल्दी में लोग आर बाई एन टिक कर देते हैं, वो ध्यान देना। पहले आर बाई एन में ब्रेक किया गया, फिर उनको समांतर जोड़ा गया है, तो आर बटे एन स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी सेकंड का बी नंबर जिन्होंने दिया है विवेक तिवारी। हमने अभी आपको बताया ना कि आप जल्दी में क्या करेंगे। अगर सीधे कहता आर ओम के एन टुकड़ों को समांतर जोड़ा गया है, आर ओम के एन टुकड़ों को समांतर जोड़ा गया तो आर बटे एन सही था। लेकिन आर ओम को पहले एन टुकड़ों में तोड़ा गया तो सब हो गया आर बाई एन। अब क्वेश्चन ये बना कि आर बाई एन के एन टुकड़ों को समांतर जोड़ा गया है, तो आंसर हुआ डी नंबर। तो विवेक तिवारी ध्यान दें। ठीक है, जिन्होंने बी दिया है वो लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दें, इसी तरीके आप लोग गलत कर देते हो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग इस तरीके से वेट कर रहे हैं कि हम ऐप पे क्लास ले लेंगे, तो ऐप पे सर्वर चला गया था कल, एक बार ध्यान रखिएगा। इसलिए अभी अगर लिंक दिया है तो अब लिंक से ज्वाइन कर जाइए, सभी लोग लिंक से ज्वाइन कर जाइए। ये ग्रुप में मैसेज डाल दे रहे हैं हम कि अभी लोग लिंक से ज्वाइन करके तुरंत पढ़ लें। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट, विद्युत का अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कुछ विद्युत का अच्छा चालक। क्वेश्चन नंबर 3, गुड कंडक्टर बताना है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जल्दी बताइए। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से शुष्क हवा ड्राई एयर नहीं होगी, पेपर नहीं होगा, मिट्टी तेल नहीं होगा, ग्रेफाइट। आपने जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में जो तुम्हारे एनोड कैथोड का काम करते, एनोड और कैथोड बनाते हो, मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं,
इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं, मतलब जिनमें धारा प्रवाहित होती है तो ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जल्दी अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हेलो, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर बता दीजिए। टंगस्टन धातु का उपयोग। आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का डी, वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। टंगस्टन, जब आती है इलेक्ट्रिक बल्ब की बात, ठीक है, सबको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है, सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट, ठीक है। तो जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन का हम डब्लू मानते हैं, डब्लू होता है सिंबल, और इसका में होता है हाई रेजिस्टेंस, हाई, इसका यूज कर लो, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, दो इसकी प्रॉपर्टी हैं। हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, और इनर्ट गैसें भरी जाती हैं इसमें। इनर्ट गैस भरी जाती है, अक्री गैस, आर्गन वगैरह भरी जाती है। अक्री गैस कौन सी यूज होती है? आर्गन। मतलब हमने बल्ब का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दिया है। आर्गन, नियॉन, ये सब भरी जाती हैं, वो हमने आपको बता दिया क्यों, ठीक है। तो टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च गलनांक है। अच्छा चालक, गलत बात। आर्थिक रूप से वहन, गलत बात। लोची, ये भी नहीं। बहुत उच्च गलनांक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट सबसे सही आंसर, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अगर थोड़ा सा डाउट किसी को आ रहा है, अगर हम आते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या था। चलिए, प्रतिरोधकता, बेटा प्रतिरोधकता का मतलब ही प्रतिरोध भी होता है बउआ। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध एक ही चीज होता है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से यहाँ एक ही वर्ड है। रेजिस्टिविटी का मतलब ही होता है धारा का विरोध करना। इसलिए किसी को डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्रतिरोध हो या रेजिस्टेंस लिखा दो इंग्लिश में। आप देख नहीं पा रहे हो क्या? देखिए आप, अगर जो लोग अभी जिन्होंने कमेंट किया है वो ध्यान दें, जिन्होंने डाउट पूछा था वो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, साफ साफ रेजिस्टेंस तो लिखा ही हुआ, प्रतिरोधकता भी लिखो, तो आंसर सेम ही है। वोल्ट मीटर का अनंत होगा। बात खत्म। जिनको डाउट था उनको क्लियर कर दिया। जिनका अभी कमेंट आया है आदर्श सोनी, वो ध्यान दें, क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं वो, ध्यान से। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ तक देख चुके थे? 4 नंबर तक देख चुके थे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। अतिचालकता का पहला सिद्धांत है। अब ये आपको क्वेश्चन नहीं याद होगा, मतलब ये आपने पढ़ा भी नहीं होगा। अब आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आपको करना क्या है? याद करना है बस। और पेपर में क्या करना है, हम आपको एक बात बताएंगे। हम आपको, देखिए, हम आपको केवल आंसर बताने नहीं आए, हम आपको पेपर पास कराने आए, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारा ये मान लो पेपर ही है, ये हमारा एयरफोर्स का पेपर है, ये हमारा एयरफोर्स का पेपर है। जिस दिन हम पेपर देने गए एक्स ग्रुप का, हमें यही पेपर आ गया। 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, 5वां क्वेश्चन ये है। अब क्या करना है? तुरंत, अगर पेपर में होता, हमारे पेपर में होता, हम इसको स्किप कर देते। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, मान लो, ठीक है। कुछ लोगों जिसको याद है तो ठीक है, जिसको नॉलेज नहीं, क्योंकि ये हम जनरली पढ़ते नहीं, कोई टीचर जल्दी पढ़ाता नहीं है, तो कुछ हमने पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन रखे जो बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम टोटली ब्लाइंड है। उनका एक ही सोल्यूशन, स्किप करना, बस छोड़ दो, उन क्वेश्चनों को छोड़ दो तुरंत, बिना सोचे समझे छोड़ दो। जरा सा भी तुम्हें लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत छोड़ दीजिए, बात खत्म। अब याद करने के लिए हम आपको बता दें, इसका आंसर ए नंबर है। अब याद कर लीजिए, अगर कभी बाई चांस मिल जाए तो याद होगा तो कर पाओगे, इसमें कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। हम टाइम भी नहीं बर्बाद करेंगे जो हम आपको इसके बारे में पढ़ाएं। यहाँ एसटी में इतना समय नहीं है, आप सिलेबस में आइए, वहां सब कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सिलेबस बैच में आइए। हमने यहाँ एक तरीका बताया कि आपको समझ में नहीं आ रहा, स्किप करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है।
मंडे से एसटी जो होगी न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल मिक्सचर होगी, ठीक है। 5 एसटीयू में हमने आपको एक टारगेट दिया है कि कैसे क्वेश्चन में पहले ट्राई करने जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे, ठीक है। तो मंडे से जो एसटी आपको पहुंचेगी उसको फर्स्ट 10 मिनट नेक्स्ट 10 मिनट में आप कन्वर्ट कर लेंगे। आप उसमें कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन पहले करेंगे और न्यूमेरिकल वाले छोड़ करके अगले 10 मिनट में करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें केवल 20 मिनट में पेपर क्लियर करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। जल्दी बताइए, किस वह उपकरण जिसका उपयोग दूध का घनत्व मापने में किया जाता है। जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है, जल्दी आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, चलिए अब हम आते हैं लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी अगर यहां से याद हो, दूध जो दूध होता है मिल्क में लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। जिनको केमिस्ट्री आती है, नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां साइंस आती है, साइंस में थोड़ा पार्ट केमिस्ट्री का भी आता है। तो पहली बात तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड को नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। तो दूध की मेजरमेंट, दूध की जो शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर के थ्रू नापते हैं, बी नंबर। तो 6 का बी नंबर आंसर हो गया, लैक्टोमीटर। 6 का आंसर कौन सा हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर जल्दी से क्वेश्चन नंबर भैया पढ़ा लेने दो, पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास। जल्दी बताइए, आंसर आ चुके हैं 7वें का, ठीक है। 7वें का आंसर देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें का आंसर आपका है विद्युत। सबसे बड़ी बात आपसे पूछा क्या गया है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर में आपसे ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी तलित चालक जानते हो। तलित चालक का मतलब होता है लाइटनिंग रॉड, लाइटनिंग कंडक्टर, जो घरों के नहीं बिल्डिंग के ऊपर ऐसे ही लगा होता है, जो आपको बिजली से बचाता है, बिजली गिरने से। तलित चालक वो होते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। और बाईफोकल लेंस, बाईफोकल द्विफोक्सी लेंस, इनके आविष्कारक जो थे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। किसी एक से भी याद कर लो, वो सबके बेंजामिन फ्रैंकलिन है, ये याद करना। तलित चालक के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। क्यों? देखिए इन्होंने सारी चीज आवेश, बादलों में क्या होता है आवेश, बादलों में क्या होता है, अगर थोड़ा याद करने का तरीका जानोगे तो बादलों में होता है आवेश। जब वो रगड़ते हैं जब तो बिजली कड़कती है, बिजली का मतलब आवेश, चार्ज। और आवेश की मोस्टली स्टडी जो है वो फ्रैंकलिन ने की थी, इसीलिए आवेश का मात्रक भी फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन किसका मात्रक है, कभी अभी आ जाए तो आवेश का। तो फ्रैंकलिन साइंटिस्ट जो थे वो चार्ज से रिलेटेड उन्होंने ज़्यादा स्टडी करी थी, इसलिए हमको यहाँ से क्लियर आना चाहिए विद्युत तलित चालक बाईफोकल ये जो थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ओके चलिए अगला, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लोगे, पेपर में गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खेल के खिलाड़ियों को पास्कल के नियम की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। बताइए पास्कल का नियम, जल्दी बताना है इसके लिए आपका कौन सा आंसर सही है। पास्कल लॉ की जानकारी किस खेल के नियम वालों को होनी चाहिए, पास्कल के नियम की जानकारी किसके होनी चाहिए, जल्दी बताइए।
पास्कल नियम की जानकारी किसको होनी चाहिए? जल्दी से आंसर हमारा बताइए। केवल एक लोग का आंसर अभी तक आया है बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? महाकाल पंडित का आंसर 8वें का बी, मोहम्मद अयूब 8वें का बी दे रहे हैं। अब हम आते हैं पास्कल लॉ। देखिए कैसे समझना है, पास्कल लॉ जो होता है वो द्रव दाब से संबंधित है। द्रव दाब, लिक्विड प्रेशर। अब देखिए लिक्विड में प्रेशर हो, लिक्विड में प्रेशर होता है झरने वगैरह में, झरने में, झील में, तालाब में, या जहां उफनाती नदियां हो, ऐसे ऐसे करके, नहीं ऐसे ऐसे करके खेल होता है। आपने देखा होगा पानी में स्कूबा डाइविंग नहीं होती, स्कूबा लोग मोटी मोटी जैकेट पहन के ऐसे ऐसे हेलमेट लगा के बोट में ऐसे ऐसे करके चलते हैं, खूब उछाल देता है, फिर नीचे आते हैं। तो अधिकतर जो लोग उत्तराखंड वगैरह गए होंगे उन्होंने स्कूबा डाइविंग वगैरह की होगी, इसका नाम होता है स्कूबा डाइविंग। इस खेल के रिलेटेड होता है कि नहीं, जो लोग लहरों में ऐसे ऐसे उछलते हैं, स्कूबा डाइविंग होती है, स्कूबा डाइविंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग द्रव दाब के कारण, द्रव के प्रेशर के कारण उछलते हैं, उसको फील करते हैं। द्रव दाब के लिए स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग में पास्कल लॉ लगता है। पैराग्लाइडिंग क्या होती है? जो पहाड़ों से या ऊपर से कूदते हैं, ये सब उनके लिए नहीं होनी चाहिए। राफ्टिंग मैंने पहाड़ों पे चलना, ये सब पहाड़ों, पैराग्लाइडिंग आसमान से कूदना। लेकिन स्कूबा डाइविंग जो होती है, जो नहीं झील वगैरह में, जो लोग समुद्र वगैरह में स्कूबा डाइविंग करते हैं, वो सब। तो द्रव दाब पास्कल लॉ से रिलेटेड है। तो 8वें का बी नहीं होगा, 8वें का डी होगा बेटा, ठीक है। जिन्होंने आंसर नहीं, जिनके गलत हुए वो याद कर लें कि पेपर में गलत ना हो। अर्पित शुक्ला, ये क्वेश्चन देखिए ये अधिकतर लोगों का गलत हुआ। अब गलत हुआ तो ट्राई मत करते, स्किप कर देते। एक लोगों ने स्किप लिख के भेजा है, ये सबसे सही लड़के हैं जिन्होंने स्किप लिख के भेजा है। कमेंट में स्किप लिखा हुआ है, ठीक है। बेटा पैराग्लाइडिंग क्या होती है बताओ? पैराग्लाइडिंग क्या होती है? पैराग्लाइडिंग तो हवा का प्रेशर होता है ना, हवा का प्रेशर पास्कल लॉ नहीं है, पास्कल लॉ द्रव का प्रेशर है, ठीक है ना बेटा। तो स्कूबा डाइविंग होगी। नवीन मल्होत्रा, सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बता दिए, दूसरा क्वेश्चन हम अब आगे डिस्कस हो चुका है, आप लोग सोते रहते हो पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब जैसे हमने आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रखे जो आपको स्किप करने वाले भी हैं, मान लो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तो वहां तुरंत स्किप की आदत डाल लीजिए। क्वेश्चन देखते ही स्किप करने की आदत डाल लीजिए, बहुत बेनिफिट होगी आपको एयरफोर्स पेपर में। स्किप करने की अगर आदत नहीं डालोगे और ट्राई करोगे तो समय भी बर्बाद करोगे और माइनस मार्किंग भी हो जाएगी। तो दिमाग में प्रेशर लेना नहीं है, जरा से भी दिमाग में प्रेशर पड़ रहा मतलब स्किप करना है हमको। हम तो आंसर बता देंगे यहाँ, लेकिन तुम्हें वहां पर स्किप करना है अगर ना आए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। जल्दी बताइए। चलिए ये वाला भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कैंटिलीवर बीम। देखिए कैंटिलीवर बीम जो होती है हमको भी नहीं आती। कैंटिलीवर बीम पुंज का उदाहरण अगर हमें आता तो हम भी स्किप करते, लेकिन अब हमें पता है इसका आंसर, क्योंकि हमने एसटी बनाई, हमने आंसर देख लिया, ये भी कह सकते हो। तो इसका आंसर गोता लगाने का बोल्ट। तो एक बात तुम्हें पता है, अगर हम भी पेपर देने जाएंगे हो सकता है 25 में हमें भी 5 छोड़ने पड़े, लेकिन हमें पता है कि हमको ये ट्राई नहीं करना। हम BC करके आएंगे और पेपर में हमेशा सेलेक्ट होंगे, लेकिन तुम फेल होगे, क्योंकि हमें पता है ना कि ये हमने इतना पढ़ा चुके हैं, हमने आज तक तो मेरा दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा कि मतलब तो गलत ही होना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो हम कोई डिस्कशन नहीं है, जिनका ना कोई डिस्कशन है ना कुछ, बस वो फिजिक्स के क्वेश्चन है। मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि क्यों दे दिया एयरफोर्स में, सिलेबस के बाहर नहीं कह सकते, क्योंकि क्वेश्चन तो फिजिक्स का है। ऐसा भी पेपर आ जाता है बहुत बार, लगता है क्वेश्चन लेकिन ना और छोड़ कुछ नहीं पता होता कि किस चैप्टर में है, क्या है क्या नहीं, ये वैसा ही है। इसको आपको पेपर में आंसर तो नोट कर लीजिए A नंबर, लेकिन इसकी भाई स्किप होना चाहिए पेपर में। गोता लगाना जानते हो? विद डाइविंग बोर्ड, भाई जो अभी स्कूबा डाइविंग पढ़ाया था, स्कूबा डाइविंग वाला, स्कूबा डाइविंग लेके जाते हैं, स्कूबा डाइविंग का जो बोर्ड होता है वही कैंटिलीवर बीम पुंज का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हमें देखना, हमें स्किप करते जाना, हमें ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में हम फैमिलियर हैं, हमें बस वो क्वेश्चन मिलने चाहिए। 15 क्वेश्चन मिल जाए बस हमको, हमारी किस्मत अच्छी हो, में केवल 15 क्वेश्चन मिल जाए बस।
कौन सदिश राशि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन। अब पता चला उसी में तुम सोच रहे हो, दो क्वेश्चन जो अभी पीछे बीच में हमने लगा दिया, अब उसी में तुमने टाइम बर्बाद कर दिया, तो फिर ये क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए आपको नहीं आता तो स्किप करने की आदत डाल लीजिए। कौन सा सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ दीज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी बताइए इसका आंसर आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन तो तुरंत आते हैं। सदिश राशि नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, सदिश राशि में टिक कर देते हैं। तो सदिश राशि नहीं है, तो ये तो सदिश है, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, नहीं है गति। मतलब कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही आंसर डी हुआ। क्योंकि गति जो होती है, गति माने स्पीड, स्पीड जो है वो स्केलर होती है, स्पीड जो होती है स्केलर। तो सदिश नहीं है, सदिश नहीं है का मतलब आपको अदिश पूछ रहा है, अदिश बतानी है, तो अदिश हो गई गति। ठीक है, सदिश नहीं है पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल की बात किया है। फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो, जब कभी भी फोटो पहले हो मतलब कि उसका इनपुट हमेशा सौर ऊर्जा है, उसका इनपुट हमेशा सौर ऊर्जा है। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण भी सौर ऊर्जा लेती है, उसका इनपुट हमेशा सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा को, ये सौर ऊर्जा को अब सेल, सेल लिखा है, सेल हमेशा इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो आंसर हुआ बी। देखो सौर ऊर्जा, क्योंकि सेल लिखा है, सेल, फोटो से इनपुट हो गया सौर ऊर्जा, और सेल से सेल हमेशा इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगा, तो आउटपुट इसका हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गए, 11 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं। नोट हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन पहले ये बता दीजिए जरा, 1 मिनट का समय लेते हैं। क्वेश्चन मजा आ रही कि नहीं आ रही, बस ये बताइए, मजा आ रही कि नहीं आ रही है? क्वेश्चन तैयार हो रहे कि नहीं? 125 क्वेश्चन लगभग हो गए। 125 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 110 कम से कम, 110 से 125 में अगर आप 4, 5, 6 या 10 निकाल दो खराब क्वेश्चन, तो 110 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब कि हमको करने वाले क्वेश्चन है, तो लिखते जरूर चलिएगा। बेटा द रिंग स्टार पवन शर्मा, मंडे के एसटी आपको सब टेक्निकल मिलेगी, फॉर्मूले बेस मिलेगी, जिसमें आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। अब मंडे का वेट करेंगे, मंडे वाली एसटी जो होगी, मंडे की जो एसटी होगी उसमें आपका न्यूमेरिकल, तो फॉर्मूले, मंडे के एसटी करने के लिए आप सारे फॉर्मूले एक बार याद करके बैठिएगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये मैं अभी बता देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्रुवों में किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होगा, जल्दी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग ध्यान दें। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, आप एक बात समझिए, हम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट करा ले रहे हैं, जिससे कि आप एक बार क्विक रिवीजन, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन ना गलत हो जाए, क्योंकि हम एक बात बार बार कह रहे हैं कि 15-10 क्वेश्चन सरल आते हैं। किसी भी लड़के ने अगर उन 10 में से या तो वो ढूंढ नहीं पाया और या वो गलत कर दिया, कभी नहीं पास हो पाएगा। एयरफोर्स में पास होने के लिए 10 क्वेश्चन इस तरीके के सरल वाले डाले जरूर जाते हैं, लेकिन वो जैसे 3 कठिन 1 सरल, 3 कठिन 1 सरल, 3 कठिन हटा के सरल निकालना है, कठिन को हटा के सरल निकालना है, लेकिन इसके लिए समय नहीं लग पाता। कुछ लोग क्या करते हैं, लड़ते भिड़ते, लोग कहते नहीं है, जब हम कहीं पे जा रहे हो अपने लक्ष्य की तरफ, तो राह चलते कुत्तों से नहीं भिड़ते हैं, वो भौंकते रहते हैं, हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वैसे सरल क्वेश्चन निकालने हैं। ये क्वेश्चन आपके उसी कहीं घुसे होंगे, जैसे तरबूज में बीजे घुसे,
वैसे कठिन क्वेश्चनों के बीच में इस तरीके के क्वेश्चन घुसे होंगे, बहुत तेजी में जा करके इनको निकाल लेने, इनको सही कर लेने, एक दो कठिन कर देने, पेपर 100% क्लियर, कभी फेल नहीं हो सकते, फिजिक्स में गारंटी है। बस इस ट्रिक को अपनाओ। किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होगा, ठीक है, किस स्थान पर वस्तु का भार अधिकतम होगा अगर ये देखा जाए तो यहां पर आप जानते हो जी मैक्सिमम कहां होता है, जी मैक्सिमम होता है पोल पे, तो VW बराबर mg होता है, तो जहां जी मैक्स होगा वहीं W मैक्स होगा, तो W मैक्स भी पोल्स पे होगा, ध्रुवों पर होगा, ठीक है, तो यहां इसका आंसर होगा ध्रुवों पर, पोल्स पर, ठीक है। और मिनिमम पूछा था, यहां मिनिमम हो जाएगा, यहां मिनिमम हो जाएगा, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम हो जाएगा, तो इसका आंसर हुआ मैक्सिमम ध्रुवों पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप बताइए पृथ्वी के परिता घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारीनता का अनुभव क्यों होता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष यान, जैसे ये पृथ्वी है, इसके बाहर कोई अंतरिक्ष यान है, यहां पे आपको वेट जीरो महसूस होता है, क्यों। भारहीनता, वेट जीरो तभी हो सकता है जब जी जीरो हो, तो ये समझो कि शून्य गुरुत्व के कारण ही भारहीनता आ सकती है। अब ऑप्शन में देख लो शून्य गुरुत्व कहाँ है, जीरो ग्रेविटी क्या है, जड़त्व के कारण गलत, त्वरण के कारण ये भी गलत, शून्य गुरुत्व के कारण बस यही सही है, बात करना ये भी गलत, तो आपका आंसर नंबर हुआ सी, जीरो ग्रेविटी के कारण होता है। कहते हैं उपग्रह में भारीनता भी जीरो ग्रेविटी के कारण होती है। अभिषेक यादव ने गलत आंसर दिया, 13वें का डी बता रहे हैं वो लोग, ध्यान में, ठीक है, गलत है, 13वें का डी गलत है। चंद्रमा तो भी तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा भी तो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन तब भी चंद्रमा भी तो घूम रहा है, लेकिन चंद्रमा पे जीरो नहीं है, ये ध्यान दीजिए, चंद्रमा पे जीरो नहीं है, चंद्रमा पे आप उसका खुद का अपने अकॉर्डिंग नहीं जीरो आता है, लेकिन कहते हैं उपग्रहों पे जीरो आता है, तो घूर्णन गति से मतलब नहीं है, यहाँ जीरो ग्रेविटी से मतलब है बस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मुक्त रूप से गिरते वस्तु गति का उदाहरण है, फ्री फॉलिंग बॉडी किसका एग्जाम्पल होगी, बताइए जल्दी, फ्री फॉलिंग बॉडी किसका एग्जाम्पल है। जल्दी बताओ बेटा अगला क्वेश्चन, जल्दी बताइए अगला क्वेश्चन। 13वां नंबर हो चुका है, 14वें का आंसर जल्दी से बता दीजिए सभी लोग तुरंत, 14वां आंसर बताइए, सबके आंसर आने लगे हैं। चलिए अब मुक्त रूप से गिरती फ्री फॉलिंग बॉडी की बात करें, तो फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब देखिए क्या होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉलिंग बॉडी एक तरीके से वर्टिकल मोशन का एग्जांपल है, वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन ऊर्ध्वाधर गति में जब आप अप्लाई करते हो, ऊर्ध्वाधर गति में अप्लाई करते हो, एक ही जगह आप जी यूज करते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन लगता है। फ्री फॉलिंग लिफ्ट जो है वो नियत त्वरण के अंतर्गत गिरती है, तो नियत त्वरण लगेगा इसका आंसर, नियत वेग नहीं है, नियत गति भी नहीं है, असमान त्वरण नहीं, एक समान त्वरण, ए नंबर आंसर होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका ए नंबर आंसर हो गया 14 का ए। सबके आंसर आ गए होंगे 14 का ए। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा सरल है, लेकिन आपके सामने कमेंट है, देखिए बहुत से लोग गलत दे रहे हैं आंसर। देखिए राइजिंग स्टार पवन शर्मा, आप ही ने गलत दिया है भैया, वेग कहाँ नियत होता है, आप कह रहे सर जी, तो अभी देखिए राइजिंग स्टार पवन शर्मा इन्होंने अभी कहा था सर जी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बनाइए, बड़ा इजी लग रहे थे इनको। बेटा टेक्निकल क्वेश्चन तुम लगा नहीं पाओगे, समय लगेगा, टाइम बर्बाद कर दोगे, सरल क्वेश्चन तुम ऐसे गलत कर दोगे, पेपर कभी क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं करा रहा हूं ये। देखो ऊपर से आते यू जीरो है, यू जीरो होते होते पृथ्वी तक पता चला 10 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया, v बराबर √2gh, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, ऊपर से नीचे आने में बढ़ेगी और नीचे से ऊपर जाने में घटेगी, वेग कहाँ से नियत आ गया तुम्हारा। राइजिंग स्टार पवन शर्मा ध्यान दें, 14 का सी बताई ना वो, उनको ध्यान रखना है, तो आप अपने ऊपर बहुत बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए।
चलो ए बराबर जीरो नहीं होगा बेटा, ए बराबर जीरो नहीं, ए बराबर जी होता है यहाँ, ए बराबर जी यूज कर दो, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लेते हो एस बराबर यूटी भी, हम कहते एच बराबर लेते हो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हो ना, ए की जगह जी यूज किया जा रहा है यहाँ, ए बराबर जीरो नहीं यूज किया जा रहा है, ए बराबर जी यूज किया जा रहा है, ठीक है, ए बराबर जी यूज करते हैं। आप मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट के द्वारा, आपसे क्वेश्चन आता है मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट द्वारा 2 सेकंड में तय की गई ऊंचाई, मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट द्वारा 2 सेकंड में ऊंचाई अगर पूछ ले ऊंचाई, या तो आप h बराबर सीधे हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं ना, ये लगाते हैं ना, इसके लिए वो तो आभासी भार करने के लिए आप करते हो कि महसूस भार बताओ, तो आपका जी टी जीरो आता है, जी माइनस जी। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का आभासी भार जीरो। अगर इसी में हम आपसे बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कशन वाला, जिन्होंने गलत किया हो उनको लग रहा हो कि ए बराबर जीरो कैसे, उन्होंने कहा ए बराबर जीरो, इन्होंने कहा ए बराबर जीरो लिया इसलिए इनको लगा वी कांस्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं। मुक्त रूप से गिरती है तो आप टी बराबर 2 सेकंड में अगर आपको एच चाहिए तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं, ए की जगह जी यूज करते हैं। मुक्त रूप से जब आभासी भार पूछा जाता है भार, तो आप जी वाला फॉर्मूला लगाते हो एम जी माइनस ए, वहां पे भी आप ए की जगह जी रखते हो तब आभासी भार सूत्र आता है, तो ए की जगह जी यूज किया जा रहा है जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, तो नियत त्वरण होगा ए नंबर। चलिए बहुत ज्यादा इसमें हमने अच्छे डिस्कशन कर दिया, बेटा ऐसे ही गलत करोगे। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। थ्योरेटिकल पेशेंट अभी गलत करेंगे। मुकेश कुमार, बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइजिंग स्टार मोहन शर्मा ध्यान दें, ठीक। चलिए आगे देखिए, चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम। जिसको लगता है कि ये सरल क्वेश्चन है उन्हीं के लिए हमने बनाया है, कि आप लोग को लगेगा गलत। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए जल्दी। अचल वाजपेयी, रेन में क्या कांस्टेंट होगा? रेन में बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, रेन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अचल वाजपेयी ध्यान दें, अगर रेन आ जाता तो रेन भी रेन नियत वेग से गिरती है, टर्मिनल वेलोसिटी से। रेन के लिए टर्मिनल वेलोसिटी आएगा, लेकिन वस्तु के लिए अलग आएगा, ठीक है। अगला देखिए 15वें का, जल्दी बताइए 15वें का, सभी लोगों के आंसर आ गए। अब हम बता रहे हैं, किसी प्रक्रिया में द्रव से बुलबुले का निर्माण होगा। आपने देखा होगा जब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे तो ये इस तरीके की लिक्विड को हम ऐसे बनाते थे, और अगर कोई गैस आती थी तो आपने देखा होगा ऐसे इफरवेसेंस उठती थी। इफरवेसेंस, इफरवेशन माने बुलबुले, जब कोई चीज़ बुलबुला छोड़ती तो इफरवेशन बोलते थे उसको, कि बुलबुले छूट रहे हैं। बुलबुला, बुलबुला वाला पार्ट का मतलब, कोई लिक्विड में अगर बुलबुला बनना होता था, कोई तेजाब बुलबुला छोड़ता था तो इफरवेसेंस बोलते थे। आप इस वर्ड को केमिस्ट्री में लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है? इफरवेसेंस। आप एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के पेपर की भी तैयारी करो। इफरवेसेंस माने होता है जो बुलबुले छोड़े जाते हैं, जो लिक्विड में बुलबुले बनते हैं, इफरवेसेंस की वजह से बनते हैं, उत्तेजना के कारण। ए नंबर आंसर हो गया इसका, ठीक है। लिक्विड में बबल बनना, लिक्विड में बबल, प्रस तनाव भैया नहीं है, प्रस तनाव तो होता साबुन के बुलबुले के अंदर दाब, ये सब अलग है। इफरवेसेंस की वजह से लिक्विड में बबल बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग फूंक मारते हैं, फूंक मारना भी उत्तेजना एक तरीके से होता है, तब होता है बबल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। 15वें का भी नहीं होगा बेटा, 15वें का ए नंबर होगा, नोट कर लीजिए सभी लोग, 15वें का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, जल्दी बताइए 16वां। जल्दी बताइए आंसर इसका। वेरी गुड राम लखन, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो। स्किप ना समझ में स्किप कर दिया करो, वो ज्यादा सही है। अब इसका बताइए 16वां, ये स्किप ना कर देना क्योंकि ये बहुत कठिन नहीं है। चलिए बताइए, एक पायलट या वायुयान चालक द्वारा लक्ष्य को भेजने हेतु बम गिराया जाएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर। सोलहवें का सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 16वां, जल्दी बताइए 16वें का सी नंबर।
कुछ लोगों ने 16वें का भी बी दिया, कुछ लोग 16वें का भी गलत कर रहे हैं। बताइए 16वें का बी नंबर किसी ने दिया है, कटियार, इन्होंने गलत दिया है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, वायुयान जा रहा है, यहाँ से अगर मानो ये दुश्मन की चौकी बनी हुई है, यहाँ पे तुम्हें बम गिराना है, तो अगर तुमने यहाँ से बम छोड़ा तो जैसे ये मिसाइल से बम जाएगा तो ये ऐसे परवलयाकार पथ बनाते हुए हिट करेगा। अगर तुमने यहाँ से जस्ट ऊपर आगे छोड़ा तो आगे निकल जाएगा, और आगे से छोड़ोगे तब तो आगे निकलेगा ही, क्योंकि पथ है परवलयाकार, तो इसको पहले छोड़ना पड़ेगा पूर्व, लक्ष्य से पूर्व आपको फायर करनी पड़ेगी। इसी तरीके अगर पेड़ पर बैठी चिड़िया में निशाना मारना है, चिड़िया को मारना है, पेड़ पर बैठी चिड़िया को मारना है, तो निशाना ऊपर साधना पड़ेगा, निशाना उससे कुछ ऊपर साधना पड़ेगा। चौकी को क्षैतिज जा रहे हो, चौकी उड़ना तो उससे पहले छोड़ना पड़ेगा, लक्ष्य से पूर्व, बिफोर द टारगेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लगाइए जल्दी। 17वां नंबर, यदि सभी वस्तुएं समान गति से घूम रही हैं, इफ ऑल बॉडी मूव्स विद द सेम वेलोसिटी, सेम स्पीड, इफ ऑल बॉडी मूव्स विद द सेम स्पीड, तो किसका संवेग अधिक होगा? जल्दी बताओ। समान गति से घूम रही है, मैक्सिमम मोमेंटम इफ ऑल बॉडी मूविंग विद द सेम स्पीड। जल्दी, अब इसका आंसर बताएंगे तुरंत। देखो यहां पर हम बात में समान गति घूम रही, थोड़ा सा लॉजिकल किया गया है, एक्चुअल में यहां होनी चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी, समान गतिज ऊर्जा होनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने समान गति भी दिया तो समान गतिज ऊर्जा आप मान लो एक तरीके से। तो यहां पे लगेगा संवेग को पता करना है तो P प्रोपोर्शनल टू √m, हमने पढ़ाया था, अगर K कांस्टेंट हो जाए काइनेटिक एनर्जी P प्रोपोर्शनल टू m, तो भारी का संवेग अधिक, भारी गेंद का संवेग अधिक। इसमें जो संवेग अधिक होगा सबसे भारी वाले का होगा, तो मास सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे भारी पार्टिकल है अल्फा कण, सबसे भारी है, सबसे हैवी कौन है? सबसे हैवी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, तो हैवी है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, इसको मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका आंसर हुआ डी नंबर, सबसे हैवी है डी नंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर समान गति से घूम रही है, सेम स्पीड से घूम रही है, तो P प्रोपोर्शनल टू √m लगाओ, भारी गेंद का संवेग ज्यादा, भारी वाला सबसे ज्यादा मोमेंटम होगा, तो अल्फा कण जो है, अल्फा पार्टिकल जो है वो सबसे हाईएस्ट होगा मोमेंटम वाइज। शत्रुएं का डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, सब लोग पहले एक बार करिए, अगला क्वेश्चन तब आएगा, सब लोग पहले ऐसा करिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जो लोग एक बार लाइक कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी तक आए हैं लेकिन लाइक नहीं किए हैं, वो लोग पहले जा करके लाइक करें तुरंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 18वां, ना आए तो स्किप कर सकते हो, स्किप भी कमेंट कर सकते हो। हमें ये देखना है कुछ लोग हमारी बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं। ना हम लिख दें, ना आए तो स्किप कमेंट करें, स्किप का कमेंट करें, मतलब हमें ये भी क्लियर करना है कितने लोग बिल्कुल भी। देखो ये दिमाग एक बात का जवाब तुरंत देता है कि ये हमको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन आप उसको जबरदस्ती काम कराओगे, जबरदस्ती प्रेशर में लगाओगे, किसी भी आदमी को जबरदस्ती काम लगाओगे तो वो तुम्हारे काम लगा देगा। बात समझ रहे हो, मतलब कि वो काम सही करेगा नहीं और तुम्हारा काम बिगाड़ेगा। तो दिमाग को भी यही करो, जबरदस्ती मत लगाओ, कम समय है, जितना मन से कर रहा हो पहले मन से करा लो। तो यहां पे अगर ना समझ में आए तो स्किप कर दो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर आपका है जो संगीत नोट, जो म्यूजिकल कॉन्सेप्ट होता है, म्यूजिकल नोट होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है हमको, मौलिक आवृत्ति तो सब में होती है, तरंग या आयाम से भी मतलब नहीं है क्योंकि तेज बोलने से मतलब नहीं, उपस्थित लयबद्ध भाई किसी भी गाने की एक लय सुर ताल होता है ना, लय सुर ताल, उसके अकॉर्डिंग लगा दो यार आंसर, हार्मोनिक, उपस्थित लयबद्ध, सी नंबर आंसर 18वें का सी। लय होनी चाहिए, लयबद्ध होना चाहिए, हार्मोनिक प्रेजेंस होने चाहिए, कि मतलब एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करना है? कंपन की उत्पत्ति का कारण है। व्हाट इज द रीजन ऑफ द, कंपन की उत्पत्ति का कारण है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द वाइब्रेशन, कंपन की उत्पत्ति का कारण क्या है?
बीट्स के लिए क्वेश्चन अगर आ जाता है, बीट्स आकार बीट्स, तो बीट्स वाला पार्ट जो है ये बताइए जरा, इसमें कॉमन क्या है? अपवर्तन नहीं हो सकता, परावर्तन नहीं हो सकता, डॉपलर प्रभाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जितने पार्ट हैं, अगर हम बीट्स की बात करें तो हमको ये पता है व्यतिकरण, अप्रगामी तरंग और विस्पन्न, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो अध्यारोपण का सिद्धांत फॉलो करती हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत, अगर देखो जरूरी नहीं कि आपका जो लॉजिक है उसी पे क्वेश्चन आए, थोड़ा सा मैच करना होता है इसको। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं तीन घटनाएं, मतलब इंटरफेरेंस, स्टेशनरी वेव बोलते हैं इसको, ये होता है बीट्स, और ये तुम्हारा होता है इंटरफेरेंस। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यहां पर फॉलो करने वाला केवल एक ही है जो बीट्स के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है बीट्स के साथ साथ, वो है व्यतिकरण। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, क्योंकि ये क्या करता है, बीट्स के साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत केवल व्यतिकरण देता, तो उसके अकॉर्डिंग बीट्स आ सकता है आवृत्तियों में करके। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखोगे व्यतिकरण, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के साथ आंसर है ये। अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। जितना हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कोई करता नहीं, बस फर्स्ट का है, सेकंड में भी, थर्ड का है, ऐसे बता देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर से देखने में पानी की टंकी का तल उभरा हुआ होता है। पानी का टैंक का तल उभरा हुआ होने का मतलब क्या है बताइए? पानी के तल का उभरा होना का मतलब क्या हो गया? ये किससे रिलेटेड हुआ आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कह रहा है अगर बाल्टी है तो बाल्टी का पानी से भर दो तो इसका ये जो ऊपर रेस प्रतीत होता है, उभरा हुआ तल उभरा प्रतीत होता है, कम गहरा प्रतीत होना, ये किसके एग्जाम्पल है? कम गहरा प्रतीत होना अपवर्तन का एग्जाम्पल है। देखिए अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, तालाब का कम गहरा प्रतीत होना, रिफ्रैक्शन, बाल्टी का कम गहरा प्रतीत होना, कांच के गुटके से अक्षरों को ऊपर उठा दिखना, ये सब रिफ्रैक्शन का केस है। ओके, जिनको और थोड़ा डाउट हो वो जा करके हमारा प्लेलिस्ट देखिए, लाइट ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट को देखिए जाके यूट्यूब में, वहां पे हमने सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए कौन किसका एग्जाम्पल है। तो इसका बी नंबर आंसर होगा अपवर्तन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, रडार का आविष्कारक, ये उस दिन भी था, हमने वहां सही करा दिया था। कुछ लोगों ने कल पूछा इसलिए हमने इसको एक बार फिर से रखा है। कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट में और ग्रुप में घुस गए थे, पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं, इसलिए हमने इसको फिर से रखा कि एक बार फिर से डिस्कस कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें आपसे पूछा गया रडार के आविष्कारक, और सब लोग जानते हैं रडार के आविष्कारक जो होते हैं रॉबर्ट वाटसन वॉट होते हैं। रॉबर्ट वाटसन वॉट, नोट कर लो सब लोग, रॉबर्ट वाटसन वॉट। अब इसमें ऑप्शन ही नहीं, या तो इसको ई नंबर ऑप्शन करके ई नंबर सही कर दो, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन बढ़ा दो, या फिर बाई चांस कभी पेपर ही ऐसा आ जाए जिसमें मिले ही ना ऑप्शन में, तब आप क्या करेंगे? मान लो वैसे तो आंसर हमने अलग से लिखा है, ठीक है, वैसे तो हमने इसका आंसर अलग से लिखा है, लेकिन जिनको ये लगे कि हमको आंसर नहीं आता है, रॉबर्ट वाटसन वॉट होता है, गूगल सर्च करोगे यही आएगा, लेकिन बाई चांस अगर आंसर ये जो आपके ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग बताना हुआ, तब आप क्या करोगे बताइए जल्दी। अगर हम बात करें रॉबर्ट वाटसन वॉट जो होता है वो तो आपको क्लियरली पता है, जनरल आंसर रडार का आविष्कार है रॉबर्ट वाटसन वॉट, लेकिन बहुत डीप स्टडी करने पे जाओगे तब आएगा। अगर बहुत डीप स्टडी करने जाएंगे तो आंसर कौन सा आएगा? तो आप जब डीपली जाएंगे इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसके साथ ये साइंटिस्ट जो है ए.एस. टेलर तथा लियो सी यंग, ए.एस. टेलर एंड लियो सी यंग जो है, डी नंबर देख लीजिए, ये भी आपके इसी से रिलेटेड है, इनका भी रडार की स्टडी से संबंध था, तो इसका डी नंबर भी कर लो, 21 का डी नंबर। अगर ऑप्शन में रॉबर्ट वाटसन वॉट नहीं है तो यंग वाला ऑप्शन सही होगा, टेलर एंड यंग, ये भी लिख लो। रॉबर्ट वाटसन वॉट ना हो तो याद रखो टेलर एंड यंग,
टेलर एवं यंग वाला याद रखिए, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके हमने बता दिया कि रॉबर्ट वाटसन वाट जनरली लोगों को पता है, लेकिन इसका 21 का डी नंबर भी याद कर लूँ। आगे देखिए 22 नंबर, स्पेस पेन के आविष्कारक। अब जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। स्पेस पेन, स्पेस पेन का मतलब आप लोग जानिए जो स्पेस में जिससे लिखा जाता है, स्पेस पेन। स्पेस पेन के आविष्कारक हो गए, स्पेस पेन के आविष्कारक यहाँ पे कौन सी है, तो राइट बंधु है नहीं। रूडोल्फ डेजलर के बारे में तुम भी जानते हो, इन्होंने भी नहीं किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी नहीं किया था, क्योंकि इनके आविष्कारों को जनरली हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ अलग सा लग रहा है, पॉल सी फीसर, तो ए नंबर आंसर है। स्पेन पेन के आविष्कारक क्या आंसर है, स्पेन पेन के आविष्कारक है पॉल सी फीसर। थोड़ा सा अलग लगा करे तो कर सकते हो, अगर आपको लग रहा हो कि हमें करना है तो ठीक है, करने के लिए बता रहा हूं मैं, और अगर स्किप कर सकते हो तो फिर बात की बात अलग है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था, बताइए कौन था ये ऐसा बूलियन है, स्पेस विज्ञान है, ये स्पेस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया था कौन था, यूरी गागरिन, ये सबको याद होगा। थोड़ा सा साइंस बेस्ड, स्पेस साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्पेस साइंस, ठीक है ना। ब्रह्मांड वाले चैप्टर के क्वेश्चन है ये, यूनिवर्स चैप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चालक में प्रवाहित धारा संबंधित है किससे, चालक में प्रवाहित धारा, जरा ध्यान दो, चालक में प्रवाहित धारा। अब इंग्लिश देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर एसोसिएटेड विद। अच्छा ये बताओ ये क्या करेगा, इसमें धारा जो है, धारा चुंबकीय छेद उत्पन्न कर रही है। जो धारा, जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो धारा बनती है, मूविंग इलेक्ट्रॉन चुंबकीय छेद देता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का केस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि देखिए धारावाही चालक ही तो विद्युत चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक कौन बनता है, जिसमें धारा प्रवाहित है वो विद्युत चुंबक है। अगर धारा बंद कर दो तो खत्म चुंबक का गुण, तो विद्युत चुंबक वही होता है जो धारा की वजह से चुंबक बनते हैं। तो इसका नंबर आंसर होगा सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक विद्युत चुंबकीय छेद से। 24 का सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। और जिनके पास बुक पहुंच चुकी है, कुछ लोग मान लीजिए बुक से पढ़े हो, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन था जो हमने बुक ऑर्डर कराई है, वहां पे अगर ये क्वेश्चन मिले तो सही कर लेना, उसमें शायद आंसर ए दिया, लेकिन ये नहीं होगा, सी होगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। लास्ट क्वेश्चन बस आपका बचा है, लास्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, विच इज गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी बताइए। सबके आंसर आ गए 25 नंबर में। चलिए 25वें का आंसर देखिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है बेटा, गैल्वेनोमीटर जो होती है धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाती है, उपस्थिति का पता लगाने के लिए यूज होती है। और साथ साथ आप इससे वीक करंट समझते हो ना, जैसे बस केवल बहुत कम है, निग्लेजिबल करंट है, केवल उपस्थिति है, टेस्ट कर लेता है केवल बस, तो वीक करंट, तो करंट पता करती है ये। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा का पता लगाती है। 25 का सी नंबर, ओके। तो ये हमारी एसटी फिनिश हो गई है, प्रेजेंस ऑफ करंट, वीक करंट, लेकिन करंट से रिलेटेड है, बस करंट आंसर सी कर देंगे। तो ये देखिए हमने आपको 25 क्वेश्चन के 5 एसटियाँ कंप्लीट करा दी हैं। अब आपको क्या करना है बेटा कि
एक कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है और सारे क्वेश्चन लिखते चलने, भले वो सरल हो या कठिन हो, आपको बस लिखते चलना। एक बार आपने याद कर लिया, पेपर आएगा, केवल एक बार क्विक रिवीजन मार देना, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आपको इतना करना है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट एसटी लेके अगले। तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए, घर में पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली